नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में। किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र उस विषय की परिभाषा पर निर्भर करता है। और संसाधन भूगोल की, जैसा हमने परिभाषा दी थी, कि संसाधन वह कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करती है, मानव के कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखती है। और इस तरह से संसाधन भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप, उनके उत्पादन, उनके वितरण, उनके व्यापार प्रतिरूप आदि का अध्ययन करता है। तो संसाधन भूगोल की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय संसाधन का समावेश इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिभाषा के अनुसार वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति करता है वही संसाधन बनता है। दूसरा, संसाधन किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को स्वयं मनुष्य ही अपनी बौद्धिक और तकनीकी क्षमताओं के द्वारा अपने उपयोग लायक बनाता है। इसलिए कहा गया है कि मानव संसाधनों का एकमात्र उपभोक्ता है और वही संसाधनों का एकमात्र निर्माण करता है। इस तरह मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मानव को संसाधनों का संसाधन कहा गया है। इसलिए संसाधन भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का समावेश भी किया गया है। तो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम तीन बातों को मोटे तौर पर बांट रहे हैं। पहला, संसाधन भूगोल समस्त प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करता है। संसाधन भूगोल मानवीय संसाधनों का अध्ययन करता है। और संसाधन भूगोल इन दोनों ही संसाधनों के उपयोग और नियोजन के और संरक्षण के बारे में भी चर्चा करता है। प्राकृतिक संसाधनों में वायु संसाधन, ऊर्जा संसाधन, सूर्य का प्रकाश, भूमि संसाधन, मिट्टी संसाधन, जल संसाधन, भूमि का जल संसाधन, खनिज संसाधन जिसमें धात्विक और अधात्विक सभी प्रकार के खनिज शामिल हैं, शक्ति संसाधन, वनस्पति संसाधन और जीव जंतु संसाधन, सभी संसाधनों को शामिल किया गया है। ये सभी संसाधन पृथ्वी के धरातल पर समान रूप से वितरित नहीं हैं, इनके वितरण में असमानताएं पाई जाती हैं। ये सभी मानव आवश्यकताओं, मानव की इच्छाओं और मनुष्य के कार्य करने की क्षमताओं को रखते हैं, इसलिए संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, श्वास लेने के लिए अनिवार्य है। तो सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा मानव के शारीरिक विकास के लिए, जीव जंतुओं के शारीरिक विकास के लिए, वनस्पति जगत के विकास के लिए अनिवार्य है। तो सूर्य का प्रकाश मानव के लिए संसाधन है। मिट्टी से मानव फसलें पैदा करता है, कृषि करता है, तो मिट्टी मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस तरह से खनिज संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण है, शक्ति संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण है, और ये सभी मानव के जीवन और मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। अतः इन सभी संसाधनों का पृथ्वी पर किस प्रकार का संचित भंडार है, कहाँ कितने संचित भंडार हैं, कहाँ कितना उत्पादन किया जाता है, उनका स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप क्या है,
और उनका विश्व स्तर पर किस प्रकार का व्यापार वितरण प्रतिरूप है, इन बातों का अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आता है संसाधन भूगोल का मानवीय संसाधन, जो महत्वपूर्ण है। और इस मानवीय संसाधन में मानव के दोनों ही पक्षों को, गुणात्मक पक्ष और संख्यात्मक पक्ष को शामिल किया गया है। संख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत मानव की जनसंख्या वृद्धि आदि तत्वों को शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत मानव की बौद्धिक क्षमताएं, मानव की शिक्षा, मानव का स्वास्थ्य, मानव की साक्षरता आदि शामिल किया जाता है। जनसंख्या मानव की शारीरिक बनावट, मानव की मानसिक क्षमताएं, मानव का स्वास्थ्य कैसा है, ये मानव संसाधन में शामिल होता है। मानव का सामाजिक संगठन कैसा है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद वाला देश है, ये भी संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है मानव का सांस्कृतिक पक्ष, यानी कि सांस्कृतिक प्रतिरूप। इसमें विज्ञान, ज्ञान, तकनीकी उन्नति, संस्कृति आदि बातें शामिल की जाती हैं। उदाहरण के लिए शाकाहारी संस्कृति वाले लोग हैं या मांसाहारी जो है प्रवृत्ति वाले संस्कृति है, आदि बातें इसमें शामिल की जाती हैं। तो इन सभी समस्त संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का पृथ्वी के धरातल पर किस प्रकार का वितरण प्रतिरूप है, कहाँ पर कौन सी जाति रहती है, कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, कहाँ पर मानव समृद्ध है, कहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा है, कहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, कहाँ पर जो है मानव का विकास कम हुआ है, आदि बातें इसके अंदर की जाती हैं। और तीसरा पक्ष है कि इन दोनों ही संसाधनों का लंबे समय तक मानव उपयोग करता रहे, मानव के लिए ये काम में आते रहे, उसके लिए इन समस्त प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, किस प्रकार से उनका नियोजन किया जाए, जिससे कि लंबे समय तक